तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, अगर आप 2024 में यूपी बोर्ड क्लास 12th का पेपर देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 4 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं 1-2 आर्टिकल आपका फंसना ही फंसना है। ठीक है बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो आर्टिकल है वो करप्शन पे है। ठीक, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के ऊपर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए। ठीक है ना, इसमें क्या कह रहा है कि करप्शन इज़ द वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी जो करप्शन है ये बहुत ही सामान्य प्रॉब्लम है पूरे भारत के लिए, मतलब पूरे विश्व के लिए, या फिर पूरे विश्व में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो बहुत ही सामान्य समस्या है। ठीक, यानी कि लगभग हर विश्व में, हर देश में ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन होता है। इंडिया इज़ नॉट फ्री फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। यानी भारत जो है इस प्रॉब्लम से फ्री नहीं है, यानी कि भारत भी इस प्रॉब्लम से अछूते नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी भ्रष्टाचार है। देयर आर सो मैनी सेक्टर्स इन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, देयर आर सो मैनी सेक्टर्स। ठीक है, बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर नॉन गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में दैट की आर डूइंग करप्शन, जो कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यानी कि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में जो कि करप्शन कर रहे हैं। इट इज़ रियली बैड फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। यह देश के अर्थव्यवस्था के लिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए सच में बहुत बुरा है। यानी कौन? करप्शन। करप्शन जो है देश की इकोनॉमी के लिए सच में बहुत बुरा है, सच में बुरा है। इफ़ द गवर्नमेंट कैन प्रिवेंट ऑल दिस करप्शन, अगर सरकार इन करप्शंस को रोक सकती है ना। इफ़ द गवर्नमेंट कैन प्रिवेंट ऑल दिस करप्शन, अगर जो गवर्नमेंट है, प्रिवेंट मतलब, कैन प्रिवेंट मतलब रोक सकती है, ऑल दिस करप्शंस, सारे के सारे ये करप्शंस, वी विल बी एबल टू मेक इंडिया रिचर देन नाउ इन द वर्ल्ड। अगर सरकार इन करप्शंस को रोक दे तो हम वर्ल्ड में एक अमीर देश, मतलब इंडिया को एक अमीर देश बना सकते हैं, अमीर देश में से बना सकते हैं, है ना। वी विल बी एबल टू मेक इंडिया रिचर देन नाउ इन द वर्ल्ड। यानी कि अगर सरकार करप्शन को रोक दे तो अब हम वर्ल्ड में इंडिया को बना सकते हैं रिचर, एबल, है ना, मतलब अमीर बनाने योग्य हो जाएंगे। Most of the people who are doing government jobs with good designation, most of the people, यानी बहुत से ऐसे लोग की बारे में बात हो रही है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और वे एक अच्छे पद पे हैं। विथ गुड डेसिग्नेशन मतलब अच्छे पद वाले गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अच्छे पद वाले गवर्नमेंट जॉब्स को डूइंग कर रहे हैं। दे आर रिलेटेड टू करप्शन, वे करप्शन से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। व्हेन अ बिग पर्सन डज दिस, जब एक बड़ा आदमी यह करता है, ही कैन कंट्रोल द पुलिस, वह पुलिस को कंट्रोल कर सकता है, एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशंस, और दूसरे प्रशासन को, है ना। यानी कि जब कोई बड़ा व्यक्ति इसको करेगा तो वो पुलिस को कंट्रोल करेगा और भी प्रशासन के जो लोग होते हैं सबको कंट्रोल कर सकता है। एंड दैट्स हाउ दे एस्केप फ्रॉम द लॉ, एंड दैट्स हाउ दे एस्केप फ्रॉम द लॉ, और वो इस तरह से कानून से बच जाएगा।
एंड दैट्स हाउ, और इस प्रकार से द एस्केप फ्रॉम द लॉ, इस प्रकार से वे कानून से बच जाएगा। यानी कि जो बड़ा आदमी होगा वो पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में कर लेगा और इस तरह से वो बच जाएगा कानून से। द गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रिक्ट अबाउट देम, यानी कि सरकार को उनको लेकर के स्ट्रिक्ट होना चाहिए। व्हेन समवन इज एक्यूज्ड, व्हेन समवन इज एक्यूज्ड, एक्यूज मतलब आरोपी, व्हेन समवन इज एक्यूज्ड, जब कोई आरोपी बन जाता है, एंड प्रूव्ड ऑफ करप्शन क्राइम, और करप्शन का जो क्राइम है वो प्रूव हो जाता है, मोस्ट ऑफ देयर मनी एक्यूज एंड प्रूव्ड ऑफ करप्शन क्राइम, उनका जो करप्शन का जो क्राइम है वो प्रूफ हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर ऐसा होता है, दे रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द एक्यूजेशन। मोस्ट ऑफ टाइम मतलब अधिकतर समय तक ऐसा, अधिकतर टाइम ऐसा होता है, दे रिलीज देमसेल्फ, कि वे उनको मुक्त कर देते हैं, फ्रॉम द एक्यूजेशन मतलब आरोप से, विथ देयर मनी एंड पावर, मनी और पावर के साथ। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा है और उसके पास पैसा है और पावर है तो वे क्या हो जाते हैं, अगर उनके ऊपर आरोप प्रूफ भी हो जाते हैं, है ना, जो करप्शन वो कर रहे हैं उनके आरोप को अगर कोई प्रूफ भी कर देता है तो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा समय तक, ज़्यादा बार ऐसा होता है कि वे छूट जाते हैं, उनको मुक्त कर दिया जाता है आरोपों से, पैसे और पावर का प्रयोग करके। द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, यानी कि जो सत्ता पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, आर मोस्टली कनेक्टेड विथ दिस क्राइम्स, यानी कि जो मेंबर्स हैं रूलिंग पार्टी के वे अधिकतर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं इन सभी क्राइम्स से, यानी कि भ्रष्टाचार के क्राइम से। वी शुड हैव अ क्लियर एंड प्रॉपर लॉ फॉर दैट, वी शुड हैव, हमारे पास होना चाहिए एक साफ और उचित नियम इसके लिए, हमारे पास साफ और उचित नियम इसके लिए होना चाहिए, भ्रष्टाचार के लिए, करप्शन के लिए। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे लिखेंगे आर्टिकल करप्शन के ऊपर। तो अगला हमारा जो आर्टिकल है वो चंद्रयान 3 पर है, ठीक, तो देख लेते हैं इसको भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए। अगर आपको पता है कि जो भारत है हमारा, उसने इतिहास रच दिया था चंद्रयान 3 को ले करके, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, भारत को लेकर के बड़ी बात है, इसलिए इससे आर्टिकल पूछा जा सकता है। पढ़िए ज़रा क्या लिखा है। चंद्रयान 3 इज़ द इंडियाज़ थर्ड मून मिशन, तीसरा मून मिशन है किसका, भारत का। कौन, चंद्रयान 3 किसने कंडक्ट किया, कंडक्टेड बाय इसरो, इसरो के द्वारा कंडक्ट किया गया भारत का तीसरा मून मिशन है चंद्रयान 3। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इंडिया लॉन्च्ड चंद्रयान 3 एट 2:35 PM, इंडिया ने लॉन्च किया चंद्रयान 3 को 2:35 दोपहर में, ऑन 14 जुलाई 2023, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 2:35 पे 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3's लैंडर विक्रम सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, चंद्रयान 3 का जो लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, उसने सक्सेसफुली लैंड कर दिया कहाँ पे, चंद्रमा के साउथ पोल पर। चंद्रयान 3 का जो लैंडर था विक्रम, उसने सक्सेसफुली लैंड किया साउथ पोल ऑफ द मून। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री हु सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, भारत जो है वो पहला ऐसा देश है जिसने सक्सेसफुली लैंड किया है मून के साउथ पोल पर। ओनली 3 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया
एंड चाइना हैव सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून। सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं, सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया और चाइना, जिसके पास हैव सक्सेसफुली, जिसने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड करवाया है मून पर अपने मिशन को। सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं। नाउ इंडिया हैज़ मेड, अब जो भारत है वो बन गया है अ न्यू हिस्ट्री इन स्पेस साइंस। ठीक है, स्पेस साइंस के हिस्ट्री में, है ना, इंडिया एक, नाउ इंडिया हैज़ मेड अ न्यू हिस्ट्री, इंडिया ने एक नया इतिहास बना दिया है इन स्पेस साइंस में। द मेन पर्पज ऑफ चंद्रयान 3 इज़ टू बी कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस ऑन द मून। यानी कि जो चंद्रयान 3 का जो मेन पर्पज़ है, जो मेन उद्देश्य है, वो है ये कंफर्म करना कि वाटर आइस मून पर प्रेजेंस है कि नहीं है, उपस्थित है कि नहीं है, वाटर आइस का प्रेजेंस को, है ना, क्या करना, कंफर्म करना। द बजट ऑफ चंद्रयान 3, और भी चीज़ें थी, है ना, चंद्रयान 3 मिशन जो है और भी चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, या फिर जो लक्ष्य है हमारा मिशन है, और भी चीज़ें थी उसमें, लेकिन उसमें से एक ये भी है कि जो ये कंफर्म करना कि भाई मून के जो सरफेस हैं उस पर वाटर आइस है या नहीं है। द बजट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन वॉज अबाउट 615 करोड़। जो बजट है चंद्रयान 3 मिशन का वो लगभग 615 करोड़ है। ऑल कंट्रीमैन आर प्राउड ऑफ दिस सक्सेस ऑफ कंट्री, यानी कि जितने भी देशवासी हैं, कंट्रीमैन मतलब ऑल कंट्रीमैन, सभी देशवासी, आर प्राउड, गर्वान्वित हैं, ऑफ दिस सक्सेस, इस सक्सेस को लेकर के, सफलता को लेकर के, ऑफ द कंट्री मतलब देश के सफलता को लेकर के। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि हम चंद्रयान 3 पर आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। अब हम 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर और बात कर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेररिज्म के ऊपर आर्टिकल, यानी कि लेख कैसे लिखना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस या फिर वीडियो मैं बनाता रहता हूं और लाता रहता हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, टेररिज्म हैज़ बिकम अ बिग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। टेररिज्म हैज़ बिकम, यानी कि जो आतंकवाद है वो बन गया है, क्या बन गया है भाई, ए बिग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम, एक बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या। यानी कि जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए या फिर पूरे संसार में। इट इज़ अ ग्लोबल इशू, यह एक वैश्विक इशू है ना, वैश्विक मामला है ये, है ना, मतलब किसी एक कंट्री के लिए या फिर किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं है, पूरे विश्व का ये मामला है। क्या, आतंकवाद। विच हैज़ अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस, विच हैज़ अफेक्टेड, जिसने अफेक्टेड कर दिया है ना, जिसने प्रभावित कर दिया है ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस, लगभग सभी राष्ट्र को। यानी कि जो आतंकवाद है वह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। यह एक वैश्विक इशू है, एक वैश्विक समस्या है जो अफेक्ट कर रहा है लगभग सभी राष्ट्र को। टेररिज्म इज़ अ वेरी रियल थ्रेट, टेररिज्म इज़ अ वेरी रियल थ्रेट, यानी कि जो आतंकवाद है वो बहुत वास्तविक धमकी है ना, यानी कि आतंकवाद एक तरह की धमकी है जो सच में दी जाती है। आतंकवाद एक सच में धमकी है कि भैया अगर आप हमारे इस व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं
तो यहाँ पर बम ब्लास्ट कर दिया जाएगा, इनको इस जहाज़ को हाईजैक कर लिया जाएगा, इतने पैसेंजर्स को मार दिया जाएगा। तो टेररिज्म बेसिकली एक क्या है, एक थ्रेट है, एक धमकी है दैट की इंडिया फेसेस, जो भारत फेस कर रहा है। यानी टेररिज्म एक धमकी है जो कि इंडिया क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। थ्रू द ईयर्स मतलब सालों के दौरान वी हैव सीन, हमने देखा है, वेरियस टेरर अटैक्स, बहुत सारे आतंकवादी हमले, है ना। थ्रू द ईयर्स वी हैव सीन वेरियस टेरर अटैक्स ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशंस, यानी कि राष्ट्र के अलग अलग हिस्से में अलग अलग आतंकवादी हमले हम लोगों ने देखा है बीते कई सालों में। बात समझ में आ रही है बच्चों। टेररिज्म इज अ वायोलेंट एक्ट, यानी कि जो आतंकवाद है वह एक हिंसक कार्य है, एक हिंसक एक्ट है। ऑफ टेरिंग द कॉमन पब्लिक, है ना। मतलब टेरिंग मतलब क्या हो जाएगा, टेरिंग मतलब हो जाएगा डराना। यानी कि जो टेररिज्म है वह एक हिंसक एक्ट है डराने का। किसको डराने का, जो कॉमन पब्लिक, जो आम जनता है उसको जलाने का। एनी टाइम मतलब किसी भी समय, इन द डे और नाइट, दिन में या फिर रात में। यानी कि जो टेररिज्म है वह एक हिंसक एक्ट है, ठीक है। किस चीज़ का हिंसक एक्ट है, तो डराने का। किसको, कॉमन पब्लिक को, किसी भी समय, दिन में या फिर रात में। इंडिया फेसेस टेररिज्म ऑफ टू टाइप्स, इंडिया जो है वो आतंकवाद के दो तरह से फेस कर रहा है, यानी कि दो तरह के आतंकवाद से इंडिया फेस कर रहा है। इंडिया फेसेस टेररिज्म ऑफ टू टाइप्स, इंडिया जो है वो फेस कर रहा है टेररिज्म को दो तरह से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि अंदर और बाहर। एक होता है ना कि घर के अंदर भी घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि घर के अंदर भी, देश के अंदर भी कुछ गद्दार हैं जो गद्दारी कर रहे हैं, और बाहर तो जो लोग गद्दारी कर रहे हैं वो तो गद्दारी ही कर रहे हैं। खैर, दूसरों से क्या शिकायत करना। तो जो टेररिज्म है वो अंदर भी टेररिज्म है, अंदर के लोग हैं जो यहाँ पे विस्फोट कर देते हैं, उधर विस्फोट कर देते हैं, उनको धमका देते हैं, है ना। और कुछ बाहर एक तरह का टेररिज्म है। इट इज सैड दैट टेररिज्म नोज नो रिलीजन, इट इज सैड, यह कहा गया है दैट की टेररिज्म नोज नो रिलीजन, कि जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, वो कोई धर्म नहीं जानता है ना। कोई भी टेररिज्म का, आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द वायोलेंस, यह क्या है, यह एक हिंसा है। दैट इज ऑलमोस्ट ऑन पीपल, दैट इज इम्पोज्ड मतलब थोपना, दैट इज इम्पोज्ड जो थोपा जाता है, ऑन पीपल मतलब लोगों पर, दैट अनफॉर्चुनेटली गेट कॉट जो दुर्भाग्यपूर्ण पकड़ में आ जाते हैं, इन हाइनस, है ना, इन हाइनस अटैक, इस घिनौने अटैक में। समझिए आप बात को। दिस इज द वायोलेंस, यह एक हिंसा है, दैट जो इज इम्पोज्ड जो थोपा गया है, ऑन पीपल मतलब लोगों पर, दैट जो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण से, गेट कॉट पकड़े जाते हैं, इन हाइनस अटैक इस तरह के घिनौने अटैक में। क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है ना। यानी कि जो आतंकवाद है यह एक वायोलेंस है, ठीक है, जो कि लोगों पर थोपे जाते हैं, ज़बरदस्ती लोगों को इस तरह से उनको अपने अंडर में ला करके, उनके फैमिलीज़ को अपने अंडर में ले करके, उनके पीठ पर बम लाद दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इस जगह पर जाइए, और फिर उसके बाद जो ऑटोमेटिक जो रिपोर्ट होता है उससे दबा दिया जाता है और वो बंदा जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, और उसके आसपास जितनी भी पब्लिक होती है वो लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो जो आतंकवाद है यह एक तरह का हिंसा है, एक वायलेंस है जो लोगों पर थोपा जाता है, और जो बेचारे जो लोग दोषी भी नहीं होते हैं, जिनके ऊपर थोका जाता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण पकड़े जाते हैं इस तरह के घिनौने कार्य में, इस तरह के घिनौने अटैक्स में। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ टेररिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। और बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसी, जो यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी है, यानी कि
दूतावास है उस पर बॉम्बिंग करना भी एक तरह का एग्जाम्पल है आतंकवाद का। एटम बम अटैक करना हिरोशिमा और नागासाकी पर, यह भी एक तरह का एग्जाम्पल है टेररिज्म का। और साथ ही साथ 26/11 का जो अटैक हुआ था ये भी एक आतंकवादी हमला था जो कि मुंबई में हुआ था ताज होटल पर। जम्मू और कश्मीर में जो बॉम्ब अटैक्स होते हैं वो भी एक आतंकवादी हमला ही होते हैं बच्चों। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद भी आपको समझ में आया होगा। बच्चों ये बहुत ही इजी वे है एक आर्टिकल लिखने का। इसमें जो वर्ड्स का यूज़ हुआ है वो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी वर्ड्स का इसमें यूज़ किया गया है, आसान वर्ड्स का यूज़ किया गया है। अगर आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर देंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा बच्चों। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 नंबर का पूछता है आपका और 3 आर्टिकल देगा जिसमें से कोई भी आपको एक लिखना होगा बच्चों। तो मुझे उम्मीद है जी प्रदूषण समस्या के ऊपर हम लोग लेख लिखने वाले हैं, आर्टिकल लिखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग देंगे और इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि टुडे इन आवर कंट्री द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशंस हैज़ बिकम वेरी सीरियस। टुडे इन आवर कंट्री यानी आजकल हमारे देश में, हमारे कंट्री में द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन यानी कि जो पोल्यूशन की जो समस्या है हैज़ बिकम बन गई है वेरी सीरियस, बहुत ही ज़्यादा गंभीर। यानी आजकल हमारे देश में जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की वो बहुत ही सीरियस, गंभीर बन गई है, गंभीर प्रॉब्लम, गंभीर समस्या बन गई है। मैन हैज़ इंटरफेयर्ड टू मच विथ नेचर यानी कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं। इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप कर रहे हैं, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, विथ नेचर मतलब प्रकृति के साथ। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति हैं यानी कि जो हम लोग हैं नेचर के साथ बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं नेचर में। एज अ रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट यानी कि जिसके परिणाम स्वरूप एटमॉस्फेयर यानी कि जो वातावरण है विच इंक्लूड्स, जो वातावरण जो है वो इंक्लूड करता है ना, एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा, है ना। क्या मतलब हुआ कि जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा नेचर के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, है ना, जिसके रिजल्ट में जो एटमॉस्फेयर होता है जिसमें कि एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, मिट्टी होती है, हैज़ बीन पोल्यूटेड, क्या हो चुकी है वो प्रदूषित हो चुकी है ना। दिस इज द रीज़न, यही कारण है पीपल हैज़ टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज, लोगों को बहुत से परेशानियों का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। तो आजकल हमारे कंट्री में, हमारे देश में पोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। ठीक है, जो लोग हैं, है ना, वो प्रकृति के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें कि एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, वो पोल्यूटेड हो गया है, वो प्रदूषित हो गया है। ठीक है ना, यही रीज़न है कि लोग बहुत से डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आप हेडिंग देंगे काइंड्स ऑफ पोल्यूशन यानी कि जो हमारा प्रदूषण है उसके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, काइंड्स हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, है ना, पोल्यूशन के बहुत सारे काइंड्स है, बहुत सारे क्या कहेंगे, प्रकार हैं। सच एज जैसे कि एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, एंड सॉइल पोल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण, ठीक है, एटसेट्रा। एयर पोल्यूशन, उसके बाद आप हेडिंग देकर के क्या लिखेंगे कि एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, यानी कि जो चिमनी की जो फैक्ट्रीज होती है और उससे बाहर जो हमारा क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो ज़्यादातर कारण बनता है किसका, एयर पोल्यूशन का। किसका, एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन इज मोस्टली काज्ड, एयर पोल्यूशन जो है वो अधिकतर कारण बनता है किस चीज़ का, किससे कारण बनता है, तो जो चिमनी के जो फैक्ट्रीज हैं और फैक्ट्रीज से जो धुआं वगैरह आ रहा है ना, वो कारण बनता है किसका, एयर पोल्यूशन का। उसके बाद आप हेडिंग देंगे बच्चों वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए
इसमें आप लिखेंगे वी नो वेरी वेल, हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं दैट कि वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, कि जो पानी है, जो जल है, वो जीवन का आधार है। बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का आधार है। बट ग्रीडी मैन, लेकिन जो लालची व्यक्ति हैं, हैज़ पोल्यूटेड इट, वो क्या कर रहे हैं, इसे दूषित कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रदूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। इट मोर एंड मोर, बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा। क्या मतलब हुआ, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जो पानी है वो हमारे जीवन का आधार है, लेकिन कुछ लालची लोग जो हैं इसे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। डर्टी वाटर ऑफ फैक्ट्रीज इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन रिवर, यानी कि जो फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है वो नदियों में पोल्यूशन को बढ़ा रहा है, लगातार बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है, पोल्यूशन। कौन बढ़ा रहा है, डर्टी वाटर। कैसा डर्टी वाटर, तो फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी है वो रिवर यानी कि जो नदियां हैं उनकी पोल्यूशंस को वो लगातार बढ़ा रहा है, जैसे कि गंगा, यमुना, है ना। सो वाटर इज पोल्यूटेड, इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी जो है क्या है, वो प्रदूषित है। तो हम क्या कह सकते हैं भैया, हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो फैक्ट्रीज हैं, है ना, फैक्ट्रीज से जो गंदे गंदे पानी निकलते हैं और वो पानी निकल करके नदियों में जो जाते हैं, वो पानी जो जाता है वो नदियों को प्रदूषित कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस यहाँ तक का सार बिल्कुल बच्चों एकदम साफ है कि भारत जो है, इंडिया जो है वो फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, पोल्यूशन के एक बहुत ही भारी समस्या को फेस कर रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जो रिजल्ट में हमको मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि भैया जो वाटर है, एयर है, वो क्या हो गया है, पोल्यूटेड हो गया है, प्रदूषित हो गया है, ठीक है ना। थर्ड हमारा जो पोल्यूशन का टाइप है वो है सॉइल पोल्यूशन, यानी कि जो मृदा प्रदूषण है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सॉइल इज एन इसेंशियल कंपोनेंट, यानी कि जो मृदा है, जो मिट्टी है, वह एक क्या है, अनिवार्य कंपोनेंट है, एक ज़रूरी घटक है ना, ऑफ आवर नेचर, हमारी प्रकृति का। यानी कि जो सॉइल है वो हमारी प्रकृति का एक एसेंशियल यानी कि अनिवार्य कंपोनेंट है। देयर आर मेनी रीज़न, बहुत सारे कारण हैं, बाय विच, जिसके वजह से सॉइल हैज़ पोल्यूटेड, जिसकी वजह से जो मृदा है वो क्या हो चुकी है, पोल्यूटेड हो चुकी है, यानी कि प्रदूषित हो चुकी है। हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि जो मिट्टी है वह एक बहुत ही अनिवार्य कंपोनेंट है हमारे नेचर के लिए। बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण जो मिट्टी है वो पोल्यूटेड हो चुकी है, सच एज, इस प्रकार से मोर यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, है ना, उनके बहुत ही ज़्यादा यूजेस करने से, यानी कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि रासायनिक उर्वरक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से जो मिट्टी है वो पोल्यूटेड हो चुका है, यानी कि क्या हो चुका है, वो कह सकते हैं प्रदूषित हो चुका है। उसके बाद लास्ट जो हमारा थर्ड हेडिंग डालेंगे वो कंक्लूजन डालेंगे, ठीक है ना। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि कीपिंग इन द माइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन द गवर्नमेंट, कीपिंग इन द माइंड ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि पोल्यूशन के प्रॉब्लम को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसे सेटअप करना चाहिए, किसका, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक ना। क्या करना चाहिए भाई, पोल्यूशन के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट का एक गठन करना चाहिए, एक सेटअप करना चाहिए कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल करे। किसको कंट्रोल करे, पोल्यूशन को कंट्रोल करे। द पीपल ऑफ कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो कंट्री के जो लोग हैं उन्हें सहायता करना चाहिए, किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहायता करनी चाहिए। तभी जा कर के जो नॉइज़ पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन है, फिर जो सॉइल पोल्यूशन है बच्चों, वो ठीक की जा सके। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे आर्टिकल लिखेंगे पोल्यूशन पर, पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो
पसंद आया होगा और साथ ही साथ आपको हिंदी अनुवाद भी समझ में आया होगा। ठीक है ना बच्चों, तो रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।